वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस फ्रेज का इतिहास में बहुत खास स्थान है। बात है साल 2001 की, जब 9/11 अटैक्स ने सिर्फ यूएसए को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार के ऊपर सिर्फ यूएसए की जनता का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने इस आतंकवादी हमले के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग और टफ रिप्लाई देने का पीयर प्रेशर था। और इसी पीयर प्रेशर में यूएसए ने 2001 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया, जो कितना बड़ा ब्लंडर था उसके एक्सप्लेनेशन की शायद हमें ज़रूरत नहीं है। पर शायद ये इन्वेजन यूएसए की हेजिमोनिक इमेज के लिए काफ़ी नहीं था, और इसी वजह से यूएसए के डिप्लोमेट्स ने 2003 में डिसाइड किया कि इस बार वो इराक को इन्वेड करेंगे। यूँ तो इस बार हमले के लिए रीजंस कुछ खास थे भी नहीं, पर उन रीजंस को बनाने के लिए एक हवा चलाई गई और उस हवा को नाम दिया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यूएसए ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को ये फ्रेज याद कराता है कि सद्दाम हुसैन यानी कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और फाइनली 2003 में यूएसए इराक को भी इन्वेड कर लेता है, और अफगानिस्तान के इन्वेजन के ही जैसे इराक इन्वेजन भी भयावह रूप से फेल हो जाता है और अंत में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनता है। दोस्तों, यूँ तो अफगानिस्तान एग्जिट के बाद ये इन्वेजन बीते समय की बात हो गई है, पर इस इतिहास को याद रखना आज हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि आज ये फ्रेज फिर से प्रचलन में है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे अपने आर्टिकल में यूएसए और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बताया है। अगर आप इसे कंपेयर करें 9/11 के बाद की सिचुएशन से तो इवेंट तो कम्प्लीटली अलग है, पर यूएसए की डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। और 2001 की ही तरह दाव पे आज भी यूएसए की हेजिमोनिक इमेज लगी हुई है। आज फिर से यूएसए उसी प्रेशर को फेस कर रहा है जो उसने 9/11 अटैक्स के बाद किया था, और उसी प्रेशर से रिलीफ पाने के लिए यूएसए लगातार रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूएसए की एडवर्सरी की जगह यूएसए के खुद के पास हैं। इन सैंक्शंस की इफेक्टिवनेस को लेकर भी एक्सपर्ट्स के बीच में एक अलग डिबेट चल रही है। उस डिबेट का निष्कर्ष जो भी हो, पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन सैंक्शंस के सीवियर इफेक्ट रशिया को लॉन्ग टर्म में महसूस जरूर होंगे। भले ही ये सैंक्शंस यूक्रेनियन क्राइसिस को कंटेन करने में ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, पर रशिया के अंदर एक इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी लाने और उसके सिटीजन्स को इकोनॉमिकली ड्रेन करने के लिए ये सैंक्शंस पर्याप्त से बहुत अधिक हैं। ऐसे में रशियन डिप्लोमेट्स और जानकार लगातार ये सोच रहे हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करके इन सैंक्शन से बचा जा सकता है, या फिर इन्हें इम्पोज की जाने वाली कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस को बाईपास किया जा सकता है। दोस्तों, जब इन सैंक्शंस को बाईपास करने की बात होती है कि ये सैंक्शंस सिर्फ कोई सेट ऑफ रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जिसको रशिया आसानी से बाईपास कर लेगा। रशिया को इसके लिए डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को बाईपास करने के साथ साथ स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम की सेंट्रलाइज्ड इंपॉर्टेंस को भी बाईपास करना होगा। और एक बार को हम ये मान भी लेते हैं कि रशिया ऐसा करने में सफल हो जाता है, तो इसके बाद इस बाईपास में भागीदारी के लिए रशिया को बाकी देशों को भी मनाना होगा, क्योंकि अंततः रशिया इस बाईपास का यूज़ बायलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रेड्स करने के लिए ही करेगा, जिसके लिए वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज का राजी होना बेहद अहम है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि रशिया के पास समाधान तो है, पर उस समाधान के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल हैं, और आज के वीडियो में हम उन्हीं सवालों के जवाब को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, और सबसे पहले जानते हैं कि किन तरीकों से क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके रशिया शायद इन सैंक्शंस को इवेड कर सकता है, या कहीं इन सैंक्शन से बच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। एल्वीरा सॉजली, जो यूएनएसडब्ल्यू बिजनेस स्कूल में स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो उस मुद्दे को डिस्कस करते हुए कहती हैं कि हाँ, ये मुमकिन है, और उसके पीछे का रीज़न रशिया के सैंक्शंस के नेचर में ही छिपा हुआ है। क्योंकि फिलहाल आप देखेंगे तो रशिया के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्विफ्ट सैंक्शंस की वजह से उसके ज़रूरी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स और कॉरपोरेट कंपनीज ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। पर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिरकार स्विफ्ट सैंक्शंस की इंपॉर्टेंस और इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं ही क्यों? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि स्विफ्ट एक सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग सिस्टम है जिसने दुनिया भर के देशों के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सेफली कंडक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
और इसका कोई स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एक्सक्लूसिविटी भी इससे जुड़े सैंक्शंस को और ज़्यादा सीवियर बना देती है। अब यहाँ से हम क्रिप्टो करेंसीज के रोल को इन सैंक्शन से बचने में डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसीज दुनिया भर में भले ही मॉडर्न ट्रेंड का एक बड़ा हिस्सा हो, पर सच ये है कि आज भी दुनिया के अधिकतर देशों ने इसे एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके पीछे भी अनेक कारण बताए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा ब्लेम क्रिप्टो के वॉलेटाइल या कहीं अनस्टेबल बिहेवियर को दिया जाता है। तो अब जब क्रिप्टो एक लीगल टेंडर है ही नहीं, या फिर ये कहें कि जब कोई बैंक इसे ट्रेड या बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज में लेगा ही नहीं, तो क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस में स्विफ्ट का कोई रोल नहीं होगा और इसीलिए स्विफ्ट के सैंक्शंस क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में अगर बायर और सेलर रेडी हो जाते हैं तो स्विफ्ट सैंक्शंस को अवॉइड करके रशिया म्यूचुअल एग्रीमेंट से बाकी देशों के साथ ट्रेड कर सकता है। पर अकेला सिर्फ यही तरीका नहीं है इन सैंक्शंस के खिलाफ क्रिप्टो करेंसीज की मदद लेने का। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को डायरेक्टली एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यूज करने के बजाय क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी एक इफेक्टिव तरीका है सैंक्शंस को बाईपास करने का। अब हो सकता है कि क्रिप्टो माइनिंग को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर, हमें रशिया को सैंक्शन से बचाने के तरीके बता रहे हैं या क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट्स की कोई कॉम्प्लेक्स क्लास ले रहे हैं। तो दोस्तों, चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं, पर हाँ, इसे समझने के लिए हमें और आपको ईरान ज़रूर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ईरान जाने से पहले हमें क्रिप्टो माइनिंग को समझना होगा। क्रिप्टो माइनिंग सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जो मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करके नई क्रिप्टो करेंसीज बनाती है। पर यहाँ पे ध्यान इस बात पे दीजिएगा कि ये पजल्स मेरे या फिर आपके रोजमर्रा के काम में आने वाले कंप्यूटर्स पे सॉल्व नहीं किए जा सकते। इन पजल्स को सॉल्व करने के लिए या कहीं क्रिप्टो माइनिंग को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल सिस्टम्स को यूज में लिया जाता है, जो स्पेशलाइज्ड चिप्स का यूज करके इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करते हैं। इसलिए इन माइनिंग सेटअप्स को उन्हीं ज्योग्राफीज में सेटअप करना सूटेबल माना जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या कहें पावर जनरेशन चीप हो। और इसी बात का पूरा फायदा उठाया ईरान ने यूएस द्वारा इम्पोज सैंक्शंस को बाईपास करते हुए न केवल अपने देश में क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग को बढ़ावा दिया, बल्कि इस काम में उसने चाइनीज एक्सपर्टीज की मदद ली, जो पहले से ही क्रिप्टो माइनिंग में एक्सपर्ट्स थे। इस पूरी स्ट्रेटजी का नतीजा ये निकला कि आज एलिप्टिक वेबसाइट के अनुसार इस दुनिया में होने वाली डिजिटल करेंसीज की माइनिंग का 4.5% ईरान में होता है। आज रशिया के लिए भी सिचुएशन कुछ बहुत अलग नहीं है। रशिया के पास भी आने वाले समय में कैश की कमी होगी और किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज करके वो इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएगा, इसके चांसेस कम हैं। जिस प्रकार से चाइना की मदद से ईरान ने अपने बिटकॉइन माइनिंग के एनुअल रेवेन्यू को $1 बिलियन के आसपास कर लिया है, उसी प्रकार करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए रशिया भी चाइना के सपोर्ट की उम्मीद रख सकता है। दोस्तों, आज रशिया जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, उस सिचुएशन में ईरान एक टॉर्च बेरर साबित हो सकता है। हमें इस बात को समझना होगा कि आज रशिया यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया भर में ऑयल एंड गैस प्राइसेस के साथ इन्फ्लेशन भी देखा जा रहा है। ये तो डेवलप्ड नेशन इस क्राइसिस में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल है, लेकिन डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए पहले कोरोना वायरस का इम्पैक्ट और अब ऑयल क्राइसिस के अनबियरेबल कॉन्सिक्वेंसेस असहनीय हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि यदि रशियन गवर्नमेंट किसी डिजिटल करेंसी की मदद से ट्रेड ऑफर करे तो दूसरी कंट्रीज भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकती है। इंडिया द्वारा रशियन ऑयल लो प्राइसेस में परचेस करना इन्हीं एग्जांपल्स में से एक माना जा सकता है। दोस्तों, हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि यूएस सैंक्शंस के अगेंस्ट पास्ट में भी कई कंट्रीज ने अपना विरोध दर्ज किया है। रशिया जैसे पावर्स द्वारा इस सिचुएशन में डिजिटल करेंसीज का रास्ता अपनाना उन सारी कंट्रीज के लिए यूएस सैंक्शंस का सॉल्यूशन बन सकता है। अब आप ये सब सुन के सोच रहे होंगे कि अब तो रशिया के पास मल्टीपल तरीके हैं क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके इन सैंक्शंस को किसी हद तक इवेड करने के, फिर रशिया ऐसा कर क्यों नहीं रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने में ऑपोजिशन और चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं। पर वो कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, एल्वीरा सॉजली, जिनका नाम इस वीडियो में हम पहले भी ले चुके हैं, वो बताती हैं कि भले ही रशिया के पास क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ एक पॉसिबल ऑप्शन के तौर पे उपलब्ध हो, पर ये काफ़ी महंगा साबित हो सकता है और इसका मुख्य कारण है क्रिप्टो करेंसीज का वॉलेटाइल बिहेवियर। अब मान लीजिए रशिया किसी देश को $10 बिलियन का ऑयल एक्सपोर्ट करता है और उसके बदले में वो देश रशिया को $10 बिलियन की वैल्यू के बिटकॉइंस दे देता है। पर जो लोग क्रिप्टो मार्केट के वॉलेटाइल बिहेवियर से परिचित हैं
वो जानते हैं कि अगले ही दिन इन $10 बिलियन की वैल्यू $8 बिलियन या कहें $5 बिलियन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे केस में अपने रिजर्व्स को क्रिप्टो के फॉर्म में रखना एक भयावह डिसीजन साबित हो सकता है और मार्केट क्रैश के समय ये पूरी की पूरी रशियन इकोनॉमी की कमर तोड़ सकता है। हम में से कई लोगों को लगता है कि बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू किया गया पेमेंट क्लासिफाइड है, प्रोटेक्टेड है, या यूं कहें कि क्रिप्टो के द्वारा किए गए पेमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता और इसीलिए अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना ही किसी भी देश के साथ ट्रेड किया जा सकता है या फिर उसे डोनेशन दिया जा सकता है। पर आप कैसा महसूस करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि ये आधा सच है? क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके किया गया कोई भी पेमेंट कंप्लीटली एनोनिमस नहीं होता है, बल्कि सुडोनिमस होता है और उसका मेन रीजन है क्रिप्टो वॉलेट, मतलब जहां पे आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करी जाती है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। अब ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का क्या कनेक्शन है, ये किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन एक प्रकार की लिस्ट है या लेजर है, मतलब बरी खाता है, जिसमें हर एक बिटकॉइन वॉलेट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि किस वॉलेट ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। और मज़े की बात तो ये है कि ये लिस्ट, ये बरी खाता, ये लेजर किसी तिजोरी या सीक्रेट प्लेस में नहीं रखा जाता, बल्कि ये पब्लिकली अवेलेबल है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को पब्लिकली स्टोर किया जाता है और ये बात कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि बिटकॉइन प्रोजेक्ट ने खुद इस बात को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्क्लोज किया हुआ है। और इसी लूप होल का फ़ायदा उठा के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ऑलरेडी ऐसे मेथड्स ढूंढ लिए हैं जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कोई भी स्पेसिफिक वॉलेट किस इंडिविजुअल या एंटिटी से कनेक्टेड है। चैनलिस्ट्स जैसे प्राइवेट फर्म्स क्रिएटिव एनालिटिक्स का यूज़ करके गवर्नमेंट एजेंसीज को क्रिप्टो के गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में हेल्प करती हैं। इसी फर्म ने इस बात को भी उजागर किया है कि लास्ट ईयर टोटल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में से 0.15% ट्रांजैक्शंस अवैध कामों के लिए किए गए थे। तो क्रिप्टो के इस सिडोनिमस बिहेवियर की वजह से इसकी बहुत कम चांसेस हैं कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कोई कंट्री ओपनली यूएसए और यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट जाके रशिया के साथ क्रिप्टो का यूज करके ट्रेड करेगा। दोस्तों, रशिया के सामने सॉल्यूशन को लेके एक और बड़ा चैलेंज है और वो ये सवाल है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को इस स्केल पे यूज किया जा सकता है कि वो स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम को बाईपास कर दे। और ये सवाल पूछने की जरूरत क्या पड़ी, इसे आप इस डेटा को देखने के बाद समझ पाएंगे। फरवरी 24 के बाद, मतलब जब से रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन शुरू किया है, तब से रूबल और दो सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन एंड टेथर के बीच का ट्रेडिंग वॉल्यूम डबल से भी ज्यादा हो गया है। बावजूद उसके रशिया में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की रेंज टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर में ही रही है। हो सकता है ये नंबर आपको सुनने में काफ़ी बड़ा लग रहा हो, पर रशिया के ट्रेड वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। 2021 के सेकेंड हाफ में रशियन इंपोर्ट्स की वैल्यू $900 मिलियन पर डे से ज़्यादा थी। इसके अलावा फरवरी 2022 में क्रिप्टो का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $24 बिलियन था, जबकि स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का यूज़ करके हर दिन $5 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड किए गए। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का ये ह्यूज डिफरेंस आज के टाइम में क्रिप्टो की स्केलेबिलिटी पे भी बड़े सवाल उठाता है। दोस्तों, शायद अभी के लिए ये कहना सही नहीं होगा कि रशिया क्रिप्टो का यूज करके पूरी तरह स्विफ्ट को बाईपास कर सकता है और उसके मेजर रीजंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। पर हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि क्रिप्टो माइनिंग जैसी प्रोसेस ने एक नई इंडस्ट्री को जन्म दिया है, जिसके लिए रशिया एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। इसके अलावा सेफली कमिटेड डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना आज भी एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। रशिया ने ऑलरेडी पिछले कई सालों में साइबर टेक्नोलॉजीज और सिक्योरिटी की फील्ड में काफ़ी एक्टिव एडवांसमेंट्स दिखाई हैं। इसको देख के इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका के लिए रशिया द्वारा किए गए क्रिप्टो ट्रेड ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या रशिया क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ कर सकता है टू इवेड सैंक्शंस ऑफ यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। आपका इस मुद्दे को लेके क्या ओपिनियन है, या फिर आपके हिसाब से इस वीडियो में बताए गए चैलेंजेस के अलावा और क्या चैलेंजेस हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं जिनको रशिया यूज़ कर सकता है टू यूज़ क्रिप्टो करेंसी एज अ पॉसिबल ऑप्शन टू इवेड दो सैंक्शंस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।